हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स आईक्यू में मैं आपका वेलकम करता हूं। और आज हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, सिमिलैरिटी, डिफरेंस और उनकी जो छोटी छोटी सी बेसिक सी बातें हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप सबने इस क्वेश्चन को 11th क्लास में ज़रूर देखा होगा, जिसमें लिखा होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड 2x प्लस 1। थोड़ा सबसे पहले तो इस एरो का मतलब समझो। इस एरो को हम पढ़ते हैं टेंड्स टू या फिर अप्रोचेस टू। इसका मतलब होता है कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो उस कंडीशन पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं अप्लाइंग लिमिट, यानी कि लिमिट का जो कंसेप्ट है हम उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे क्या करते हैं, x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं और हमें पता चल जाता है कि जब x की वैल्यू 1 होगी तब इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो बेटा इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2x प्लस 1 अप्रोचेज टू 3 व्हेन x अप्रोचेज टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर हम x की वैल्यू को 1 तक लेकर जाएंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू 3 तक पहुंच जाएगी। इसी बात को मैं आपको एक ग्राफ की हेल्प से समझा देता हूं। बेटा इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ये ग्राफ है फंक्शन 2x प्लस 3। यहाँ पे हमने x की डिफरेंट वैल्यूज ले रखी हैं और उसके साथ हमें फिर fx की डिफरेंट वैल्यूज मिल गई हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं इसी क्वेश्चन के लिए कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, या इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 3। तो आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, इस ग्राफ की वैल्यू कितनी है, 3 है। x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी हमने बढ़ाई, यानी कि x की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये ग्राफ भी थोड़ा सा आगे जा रहा है। अगर हम x की वैल्यू 0.5 ले लें तो 0.5 लेने पर आप ये रफली आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ पे हमें वैल्यू 4 मिल जाएगी। और अगर हम x की वैल्यू को 0.9 ले लें तो यहाँ पे 4.9 या 96 या जो भी है, कुछ भी अप्रॉक्स में मिल जाएगा। और जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो इस ग्राफ की वैल्यू 5 तक पहुँच जाएगी। तो इसी चीज़ को बेटा हम ये कहते हैं कि जब x अप्रोच करता है 1 पे तो ये पूरा फंक्शन अप्रोच करेगा 5 पे। तो इसी को हम कहते हैं अप्लाइंग लिमिट। और यहाँ पे हम वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं जिससे कि हमें 5 मिलता है। तो इसी चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2x प्लस 3 ये अप्रोच करेगा 5 पे व्हेन x अप्रोच करेगा 1 पे। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा इसी तरह से मैं आपसे ये पूछूंगा अब कि x की वैल्यू जब 2 पे अप्रोच करेगी तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे अप्रोच करेगी, तो फंक्शन की वैल्यू अप्रोच करेगी 7 पे। अगर x की वैल्यू 0 पे अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे अप्रोच करेगी, फंक्शन की वैल्यू अप्रोच करेगी 3 पे। तो ये लिमिट वाले कंसेप्ट का यूज़ कहाँ पे होता है, क्यों होता है, इस कंसेप्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं, हमने डायरेक्ट ही क्यों नहीं x की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे हमने अप्लाइंग लिमिट लिखा, हमने x की वैल्यू को डायरेक्ट 1 क्यों नहीं पुट कर लिया। तो इसका सिंपल सा रिप्लाई ये है कि जैसे कि हम एक क्वेश्चन 11th क्लास में कर चुके हैं, वहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2, ऐसी वैल्यू हमें देखने के लिए मिलती है। तो x की वैल्यू 2 अगर मैं डायरेक्ट पुट करूँगा तो ये 0/0 नॉट डिफाइंड या इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, यानी कि मैं x की वैल्यू को डायरेक्ट 2 नहीं पुट कर सकता। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इस फंक्शन का कोई ग्राफ नहीं होगा और ये वैल्यू 1 पर कोई रिजल्ट नहीं देगी, हमें 1.5 पे कोई रिजल्ट नहीं देगी या 1.9 पे कोई रिजल्ट नहीं देगी। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि अगर मैंने इसमें 2 से थोड़ा सा छोटा कोई नंबर पुट किया, 2 नहीं पुट कर रहा मैं, सपोज यहाँ पे कह सकते हैं 1.999 पुट कर दूँ इसमें, या 1.4 टाइम्स 9 कुछ इसमें पुट कर दूँ, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू किस पर अप्रोच करेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फिर से आपसे बात करूँ कि 2x प्लस 3 किस पे अप्रोच कर रहा था, जब x की वैल्यू 1 पे अप्रोच कर रही थी, तो जब 1 की वैल्यू x 1 पे अप्रोच कर रही थी तो 2x प्लस 3 का ये जो ग्राफ है ये 5 पे अप्रोच कर रहा था। इसको हम कहते हैं अप्रोच करना। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू 2 होगी तब तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा,
लेकिन जब ये वैल्यू 2 की तरफ धीरे धीरे जा रही होगी तो इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर पहुँच रही होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू ना पुट करके इसके सिमिलर एक फंक्शन निकाल लेते हैं। इसके सिमिलर एक फंक्शन निकालने का क्या मेथड है हमारे पास, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, x-2 x+2 अपॉन में x-2, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x+2। थोड़ा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं कह सकते आप, हमने क्या किया है कि हमने इस फंक्शन के सिमिलर एक दूसरा फंक्शन फाइंड आउट किया है। अब हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि ये वैल्यू कहाँ पर पहुँचेगी, यानी कि ये फंक्शन कहाँ पर पहुँचेगा। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं इसे, अप्लाइंग लिमिट 2 + 2 = 4। तो बेटा अब हम ये कह सकते हैं कि आपका ये जो फंक्शन है ये 4 पे अप्रोच करेगा जब x की वैल्यू 2 पे अप्रोच करेगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को लिमिट का ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बेटा जैसा कि हमें एक्सरसाइज 5.1 करनी है जो कि कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड है, तो कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा। और इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 2x + 3 इफ इट एग्जिस्ट, यानी कि अगर एग्जिस्ट करती है तो हमें ये फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ से हम इफ इट एग्जिस्ट ये 3 जो वर्ड्स हैं इन्हें हटा दें और सिर्फ ये लिखा हो फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 2x + 3, तो आप सिंपली समझ सकते हैं इस बात का मतलब कि x की वैल्यू जब 1 पे अप्रोच करेगी तो इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर अप्रोच कर रही होगी। तो आप देख सकते हैं कि जब 1 पे अप्रोच करेगी तो आप 1 को यहाँ पे पुट करके देख लो, तो 2 × 1 = 2 + 3 यानी कि 5, तो 2x + 3 की जो वैल्यू है वो 5 पे अप्रोच करेगी जब x की वैल्यू 1 पे अप्रोच कर रही होगी। तो ये तो हुआ कि सिंपल जब ये इफ इट एग्जिस्ट वर्ड ना होते, लेकिन अब ये कह रहा है कि इफ इट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इन दोनों को वेरीफाई करना होगा कि ये दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों वैल्यू सेम होंगी तभी हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं 2x + 3 इसका ग्राफ आपके सामने यूज कर रहा हूं, आप ये देख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है, एक तो होता है कि x अप्रोचेस टू 1 माइनस, यानी कि माइनस की साइड से, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस वाली साइड से x की वैल्यू 1 पे अप्रोच कर रही है। आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जब 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है, जब x की वैल्यू 0.1 है तो फंक्शन की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग में होगी, और जब फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू 0.5 है तो फंक्शन की वैल्यू 4 होगी। यानी कि जब माइनस की साइड से हम 1 पे अप्रोच करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो किस पे अप्रोच करेगा, वो अप्रोच करेगा 5 पे। थोड़ा इसी तरह से हम इस साइड से देख सकते हैं और इसे कहते हैं x टेंड्स टू 1 प्लस, यानी कि प्लस की साइड से, यानी कि जब हम इधर की साइड से 1 पे अप्रोच करते हैं, यानी कि अगर हमारा फंक्शन या हमारे x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 7 है। अगर हम थोड़ा सा इधर आते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1.8 हो गया, तो 1.8 पे ग्राफ की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 6 पॉइंट में होगी। तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं 1 की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारा ग्राफ है वो भी किसकी तरफ बढ़ रहा है, 5 की तरफ बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, जैसे ही x अप्रोच करता है 1 प्लस पे तो हमारा जो ग्राफ है वो 5 पे अप्रोच कर जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि ये माइनस की साइड से आ रहा है, और इस चीज़ को हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये इस साइड से आ रहा है, प्लस की साइड से आ रहा है, और ये दोनों ही वैल्यू सेम है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और ये जो 5 है यही उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, और ये सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, fx इज इक्वल्स टू 2x + 1 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड 4x + 1 व्हेन x इज लेस देन 1। तो व्हेन x ग्रेटर देन
इक्वल्स टू 1 तो एफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1 है। आप यहाँ से देख सकते हैं x की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर होगी तो फंक्शन हमें 2x प्लस 1 मिलेगा। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ तो x की वैल्यू मुझे 1 और उससे बड़ी ही लेनी है। तो ये मैंने 1 और उससे बड़ी वैल्यू ले ली और उसी के अकॉर्डिंग मैंने एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके टेबल को फिल कर दिया है। और इसी के साथ व्हेन x इज़ लेस देन 1 तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो फंक्शन हमें ये वाला मिलेगा। यानी कि अब मैं इस टेबल के अंदर x की वैल्यू 1 से छोटी ही लूँगा। तो आपने देखा यहाँ पे -1, 0, 0.9 और 0.99 और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एफ एक्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके फिल कर लिया है। नाउ स्टूडेंट्स, दोनों टेबल का यूज़ करके, इन दोनों टेबल्स का यूज़ करके मैंने ये ग्राफ बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा ये क्वेश्चन था मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स फाइंड आउट करना है अगर ये एग्जिस्ट करता है तो। थोड़ा यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया हुआ है 1, तो हमें 1 पर ही इसकी एग्जिस्टेंसी चेक करनी है। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि जब x 1 पे अप्रोच करता है माइनस की साइड से, माइनस की साइड से आप देख सकते हैं यानी कि इस वाली साइड से यहाँ से अप्रोच करता है 1 की तरफ। थोड़ा आप देखिए कि जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू अप्रोक्स 1 है, एग्जैक्टली 1 ही है। थोड़ा सा ग्राफ मेरा गलत हो गया है इस वजह से। तो जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ग्राफ की वैल्यू 1 है। जब x की वैल्यू थोड़ी सी आगे बढ़ रही है तो ग्राफ की वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ गई। इसी तरह जैसे जैसे x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है तो इस ग्राफ की वैल्यू आप देख सकते हैं 5 की तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे x को हम इधर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये 5 की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि जब हम 1 पे अगर फाइनली पहुंच गए तो ये फंक्शन हमें कहाँ पे पहुंचा देगा, 5 पे पहुंचा देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रिजल्ट मिलता है 5। समझ गए होंगे आप इस बात को कि जब हम इस साइड से 1 की तरफ जाएंगे तो ग्राफ हमें कहाँ की किस साइड ले जाएगा, क्योंकि हमें 1 से पीछे पीछे रहना है। आप ये मत सोचना कि यहाँ से हम पहुँचते हुए 2 पर, 3 पर, 4 पर पहुँच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको 1 पे पहुँचना है और वो भी माइनस की साइड से। तो जैसे ही आप 1 पे पहुँचेंगे माइनस की साइड से तो ग्राफ आपको कहाँ तक लेके जाएगा, 5 तक लेके जाएगा। तो इसे हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिली है। अब राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब हुआ, x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमारे फंक्शन की वैल्यू 2 है, सॉरी x की वैल्यू 2 है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5 है। लेकिन हमें पहुँचना कहाँ पे है, 1 पे पहुँचना है और पॉजिटिव साइड से पहुँचना है, मतलब इधर की साइड से पहुँचना है, यहाँ से इधर से होते हुए। तो अगर हमारे x की वैल्यू 1.5 है तो फंक्शन की वैल्यू, ग्राफ की वैल्यू 4 है। और जैसे जैसे हम 1 के नज़दीक पहुँच रहे हैं तो ग्राफ हमें कहाँ पहुँचा रहा है, हमें ग्राफ 3 के नज़दीक पहुँचा रहा है। यानी कि ये वैल्यू हो गई 3। व्हेन x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड हमें वैल्यू मिलती है 3, जो कि है राइट हैंड लिमिट। थोड़ा आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और इसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। थोड़ा जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा। तो बेटा जैसे कि आप ये देख रहे हैं हमारे सामने क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 3, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, हम कैलकुलेशन के थ्रू इस बात को कैसे समझेंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1। तो बेटा इस बात को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर हम एक ये नंबर लाइन बना लेते हैं और यहाँ पे मैंने 1 पॉइंट प्लॉट कर दिया है जो कि x इज इक्वल्स टू है। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ कि हम इस साइड से 1 पे अप्रोच करेंगे। तो जब हम इस साइड से 1 पे अप्रोच करेंगे तो एग्जैक्टली 1 नहीं लेना, हमें 1 से थोड़ा सा छोटा पॉइंट लेना है, जो कि मुझे लगाना तो यहाँ पे चाहिए पॉइंट, लेकिन फिर वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पेस लेके यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ कि सपोज ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि 1 से थोड़ा सा छोटा पॉइंट, ताकि हमें ये पता रहे कि हमने लेफ्ट साइड का पॉइंट लिया है, अदरवाइज वो x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो बेटा ये जो पॉइंट होता है ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए 1 के। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये 1 के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और आपसे पूछे कि वो पॉइंट क्या हो सकता है, तो आपका जवाब होगा कि भाई 0.9 हो सकता है कि भाई 1 के बहुत नज़दीक है। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ये पॉइंट 1 के बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं है, इससे भी ज़्यादा नज़दीक तो एक और पॉइंट है 0.99, है ना। तो
फिर आप सोचेंगे हाँ ये 1 के बहुत नज़दीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये भी 1 के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक नहीं है, इससे भी ज़्यादा नज़दीक एक और पॉइंट है और उससे भी ज़्यादा नज़दीक एक और पॉइंट है। तो अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछूंगा कि भाई 1 के नज़दीक का एक पॉइंट बताओ, तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये बात वेरी कर जाएगी। कोई तो 0.4 टाइम्स 9 कह देगा और कोई 0.10 टाइम्स 9 कह देगा, कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा। तो हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट का पॉइंट है वो 1 के बहुत नज़दीक है और 1 से थोड़ा सा छोटा भी है। तो हम क्या करेंगे, 1 से छोटा एक पॉइंट ले लेते हैं, 1 में से हम एक वैल्यू को माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस एच। और अब ये एच क्या है, थोड़ा 1 से हम एक वैल्यू को माइनस करने वाले हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि आपने 1 में से एक नंबर माइनस करना है और जो रिजल्ट आएगा वो 1 के बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए, तो आपने अगर 1 में से 0.1 माइनस किया तो आपको तो रिजल्ट 0.9 मिल जाएगा। और इसी तरह अगर आपने 1 में से 0.01 माइनस किया तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 0.99। तो इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया ना कि h की वैल्यू इससे भी ज़्यादा छोटी है। तो इसी तरह से अगर मैं अलग अलग स्टूडेंट से पूछूंगा कि भाई h की वैल्यू क्या है, तो कोई स्टूडेंट तो कह देगा 0.01 है, कोई स्टूडेंट कह देगा 0.0001 है, कोई स्टूडेंट कह देगा पॉइंट फिर 10 टाइम्स 0 और फिर 1 है। तो इस हिसाब से सबकी h की वैल्यू अलग भी होगी और गलत भी होगी, क्योंकि वो जो भी आंसर बताएंगे वो 1 के सबसे नज़दीक का पॉइंट नहीं होगा। तो हम एक एजम्पशन ले लेते हैं कि हमने h की वैल्यू को अप्रोचेस टू 0 कर दिया, यानी कि h की वैल्यू इतनी ज़्यादा छोटी है कि उसमें और 0 में कोई डिफरेंस ही ना हो। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अब हमें x की वैल्यू क्या लेनी है, x की वैल्यू लेनी है 1 माइनस एच। और ये h क्या है, h एक बहुत ही छोटा सा नंबर है जिसकी वैल्यू हम 0 भी समझ सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 और fx, लेकिन x की वैल्यू अब हमें मिल गई है 1 माइनस एच। और आप देख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और x की जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस एच, h टेंड्स टू 0। नाउ अप्लाइंग द लिमिट, अप्लाइंग द लिमिट का मतलब होगा कि h की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, हमें रिजल्ट मिल जाएगा 5। तो बेटा इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1। अब आप समझ सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट है यानी कि 1 से राइट साइड का पॉइंट है, तो 1 से राइट साइड का पॉइंट 1 से थोड़ा सा बड़ा ही होगा। और 1 से थोड़ा सा जो बड़ा पॉइंट होगा वो क्या होगा, तो 1 में कुछ जोड़कर ही मिलेगा वो। तो हम क्या करेंगे, 1 में h को जोड़ देंगे और ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। और हमने जो जोड़ा है यानी कि हमने जिस h को जोड़ा है ये इतनी छोटी वैल्यू है कि ये 0 हम इसे समझ सकते हैं। थोड़ा इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, h अप्रोचेस टू 0 और fx। नाउ x की वैल्यू 1 प्लस एच है तो 1 प्लस एच पुट करेंगे और हमारे पास जो फंक्शन है वो है 2x प्लस 3, x की वैल्यू 1 प्लस एच, इस h को इंट्रोड्यूस करेंगे h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ना बेटा हम यहाँ पे जब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो आपने इस तरह से देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। अब हम यहाँ पे कहेंगे, अच्छा अब ग्राफिकल में भी आपको मैंने दिखाया हुआ है कि हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों वैल्यूज़ 5 मिली हुई हैं। आप वीडियो को बैक करके वापस देख सकते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि 1 से माइनस की साइड से जब हम 1 पे अप्रोच करते हैं तो हमें 5 मिलता है जिसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और 1 प्लस की साइड से जब 1 पे अप्रोच करते हैं तो भी हमें 5 मिलता है जिसे हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं। और वहाँ पे मैंने ग्राफ के अंदर मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल आ रही है। आप इस चीज़ को यहाँ से भी आपने देख लिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही हमारी 5 हैं और इक्वल हैं। तो दोनों इक्वल हो गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 3 एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट भी करती है, एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। थोड़ा इस तरह से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास दे रखा है 2x प्लस 1 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 4x प्लस 1 4x लेस देन 1। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक नंबर लाइन की हेल्प से अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हमारा हो गया 1,
और 1 पर हमें जो फंक्शन मिलेगा वो है 2x प्लस 1, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं x इक्वल्स टू 1 तो 2x प्लस 1। और बेटा x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी, यानी कि जैसे ही x की वैल्यू इधर की साइड जाएगी तो हमें फंक्शन 2x प्लस 1 मिलेगा, और x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो हमें फंक्शन मिलेगा 4x प्लस 1, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं। तो फंक्शन हो जाएगा 4x प्लस 1। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी चाहिए हमें? 1 की चाहिए, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो 1 से थोड़ा सा छोटा हो। तो 1 से जो थोड़ा सा छोटा होगा पॉइंट, वो हम समझ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि वो हमें लेना होता है 1 माइनस h। तो बेटा ये हमारी x की वैल्यू हो गई और ये हमारे फंक्शन की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे जो h है ये h टेंड्स टू 0 हो गया। तो इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में x की वैल्यू 1 माइनस h हो जाएगी। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन है हमारे पास 4x प्लस 1 और x की वैल्यू है 1 माइनस h। तो अप्लाइंग द लिमिट, जैसे ही हम h की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 4 1 4 प्लस 1, ये रिजल्ट आ जाएगा 5। तो इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1। तो आप समझ सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट मतलब 1 के राइट का पॉइंट, और 1 के राइट का जो पॉइंट होगा वो 1 प्लस h होगा। और अब हमारे पास x की वैल्यू 1 प्लस h हो गई। तो हम h को डिफाइन करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में x की वैल्यू क्या हो जाएगी? फंक्शन में x की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस h, और हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन है 2x प्लस 1, क्योंकि x की इस वैल्यू के लिए हमारे पास ये फंक्शन है। तो x की वैल्यू क्या है? 1 प्लस h। थोड़ा लिमिट जैसे ही हम अप्लाई करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा हमारा 3। थोड़ा आपने देखा कि कैसे इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 5 निकल के आ रही है और राइट हैंड लिमिट हमारी 3 निकल के आ रही है। और यही बात मैंने जब ग्राफिकल मेथड से समझाई थी तो वहाँ पर भी हमारे यही रिजल्ट आए थे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x की वैल्यू 1 पे अप्रोच करती है माइनस की साइड से, तो हमें 5 रिजल्ट मिलता है जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट में 5 मिला है, और जो राइट हैंड लिमिट है यानी कि x की वैल्यू 1 पे अप्रोच करती है प्लस की साइड से, हमें तो 3 रिजल्ट मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट हमारा 3 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 1 fx does not exist। तो बच्चों, अब मुझे उम्मीद है कि आपको लिमिट और उसकी एग्जिस्टेंसी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो बेटा अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी पर। तो कॉन्टिन्यूटी क्या चीज़ होती है, सबसे पहले मैं आपको उसको ग्राफ के थ्रू बता देना चाहता हूँ। सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, एक ये हो गया, एक ग्राफ हमारा ये हो गया, और एक ग्राफ हमारा ये हो गया। तो बेटा एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बता दूं कि जिस भी ग्राफ को बनाने में मैंने पेन को उठाया है वो ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का क्या यूज़ है, किस तरह से हम इस ग्राफ के थ्रू इस बात को समझ सकते हैं। तो बेटा मान के चलो कि ये हमारा पॉइंट है 1, और ये जहाँ पे ग्राफ की वैल्यू बन रही है ये है 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जब हम x की वैल्यू को 1 पे अप्रोच कर रहे हैं तो इस ग्राफ की वैल्यू कहाँ पे अप्रोच कर रही है, तो आप बताएंगे 2 पे। यानी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया 2। और इसी तरह से अगर मैं इस साइड से पूछूं कि जब हम x की वैल्यू 1 पे अप्रोच करती है इस वाली साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे अप्रोच कर रही है, 2 पे अप्रोच कर रही है। तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट भी हमारी 2 निकलती है। तो इस तरह से दोनों वैल्यूज़ बराबर हो गई। तो अगर वैल्यूज़ बराबर हैं तो ही कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। लेकिन बेटा इतना ही सफिशिएंट नहीं है, कॉन्टिन्यूस होने के लिए एक शर्त और है, और वो क्या है वो हम अपने सेकंड ग्राफ से समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज ये पॉइंट 1 है और सेम पीछे इसी की तरह हम यहाँ पे पॉइंट 2 ले लेते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे ही हमारी x की वैल्यू 1 पे अप्रोच करती है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट के फॉर्म में जो रिजल्ट मिलता है वो 2 है। और इसी तरह से जब हम
राइट हैंड से यानी कि इस साइड से जब हम 1 पे अप्रोच करते हैं तो फंक्शन कहाँ पे पहुँचता है, फंक्शन 2 पे पहुँचता है, यानी कि राइट हैंड लिमिट भी हमारी 2 हो गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी दोनों ही इक्वल आ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1 पर इस फंक्शन की कोई वैल्यू है ही नहीं। एग्जैक्टली 1 पर ये फंक्शन अपनी कोई वैल्यू अटेन नहीं कर रहा है। तो हम ग्राफ से भी इस बात को समझ गए हैं कि कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि हमने इसको बनाने में पेन उठाया है, और कैलकुलेशन वाले मेथड को भी यूज़ करते हुए हम ये बात समझ गए हैं कि कॉन्टिन्यूस होने के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का ही इक्वल होना काफ़ी नहीं है, हमें फंक्शन की वैल्यू भी चाहिए होती है। तो अब वापस हम इस पे आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 रख दूँ, मतलब फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट कर दूँ, तो 1 पर मुझे ग्राफ मिल रहा है और जिसकी हाइट कितनी है, 2 है। तो इस वाली कंडीशन को देखते हुए मैं ये बात कह सकता हूँ कि एक पहला ग्राफ ही ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1। बेटा पॉइंट मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक फंक्शन हज़ारों पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस एक साथ हो सकता है। तो इसलिए आप किस पॉइंट पर फंक्शन को डिसकंटिन्यूस कह रहे हैं या किस पॉइंट पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कह रहे हैं, इस बात को बहुत अच्छे से मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 2 आ रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 1 पर नॉट डिफाइन है। तो इस वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। तो बेटा ये वाला जो फंक्शन है 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन ये वाला जो फंक्शन है ये 1 पे कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि हमने 1 पे चेक किया तो हम 1 पे बात करेंगे। ये और भी बहुत सारे पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस है, लेकिन हमने वहाँ पे चेक नहीं किया है। तो बेटा तीसरे ग्राफ पे आते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 पर सपोज हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे और ये वैल्यू हमें मिलती है 2 और ये वैल्यू मिलती है हमें 3 और ये पॉइंट हमारा सपोज हो गया 1। तो बेटा 1 पे जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, हम इस साइड से अप्रोच करते हैं 1 पे, तो हमें ग्राफ कहाँ पे अप्रोच करता है, ग्राफ कहाँ पे लेके जाता है, ग्राफ हमें लेके जाता है 2 पे। और राइट हैंड लिमिट यानी कि जब हम इधर से अप्रोच करेंगे तो इधर से आने वाला ग्राफ ये है, और ये कहाँ पे अप्रोच करता है, ये अप्रोच करता है 3 पे। तो आप यहाँ पे देख के समझ गए हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी का ये कंसेप्ट ग्राफ से और ग्राफ के अंदर हमने किस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के कंसेप्ट को यूज़ किया है, और जब हम कैलकुलेशन के थ्रू कॉन्टिन्यूस प्रूव करेंगे तो वहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज़ क्यों करते हैं वो भी आपको इस ग्राफ से क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसी के साथ मैं आपको डिफरेंशिएबल फंक्शंस के ग्राफ और कॉन्टिन्यूस फंक्शन के ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। बेटा एक ये ग्राफ है हमारे पास, एक ये ग्राफ है हमारे पास, और बेटा एक ये ग्राफ है। आप इसे भी 1 ले लो, ये पॉइंट भी हमारा 1 है, और इसे भी हम 1 पर ही एज्यूम कर लेते हैं, या इसे कोई नाम दे देते हैं कि ये पॉइंट हो गया x1, ये भी पॉइंट हो गया x1, ये भी पॉइंट हो गया x1। तो बेटा अगर इस फंक्शन की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस एट x1 लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल एट x1। ठीक है बेटा, अब इसकी बात करें कॉन्टिन्यूअस एट x1, नहीं, ये x1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि ये x1 पे ब्रेक हो रहा है। डिफरेंशिएबल एट x1, तो बेटा कॉन्टिन्यूस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स इसको देखते हैं। तो कॉन्टिन्यूस एट x1 ये कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल एट x1 तो ये डिफरेंशिएबल भी है। तो बेटा यहाँ पे आप थोड़ा सा मे भी कंफ्यूज हुए हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस भी फंक्शन में या जिस भी फंक्शन के ग्राफ में कोई भी एंगुलर पॉइंट आता है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है किसी पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल वैसे भी नहीं होगा।
ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ग्राफ को पेन उठाकर बनाया गया है या ऐसे ही बनाया गया है, तो अगर ग्राफ को बनाने में पेन को नहीं उठाया गया है तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूस है और ये कॉन्टिन्यूस है, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि इसमें एंगुलर पॉइंट है। ये कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि यहाँ पे कोई एंगुलर पॉइंट नहीं है। और ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, जो बात मैंने समझाई है उसके लिए मैंने थोड़े से पॉइंट्स अपनी नोटबुक में लिखे हैं या एक पेपर पे लिखे हैं, आप उसे देख सकते हैं। ए फंक्शन विच इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट x1 ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x1। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात का क्या मतलब हुआ? ए फंक्शन विच इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट x1, यानी कि अगर कोई फंक्शन x1 पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है तो वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और ये बात आपने यहाँ पे समझ ली। आप पहले पॉइंट को इस ग्राफ से रिलेट कर सकते हैं कि x1 पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है तो इसलिए x1 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो ये पहले पॉइंट से रिलेट हो गया। तो स्टूडेंट, दूसरा जो पॉइंट है हमारा, ए फंक्शन विच इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x1 मे कॉन्टिन्यूअस और मे नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x1, यानी कि अगर कोई फंक्शन है वो x1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो x1 पे कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और कॉन्टिन्यूअस नहीं भी हो सकता। तो सेकंड पॉइंट को आप इन दोनों ग्राफ से रिलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वाली कंडीशन में भी x1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सॉरी x1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और इस वाले पॉइंट पर भी x1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही x1 पे जो हमारा ग्राफ है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन एक कंडीशन में कॉन्टिन्यूअस है और एक कंडीशन में कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो तीसरा पॉइंट है, ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1 इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एट x, सॉरी एट x इक्वल्स टू 1 नहीं, एट x1। ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x1 इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एट x1, यानी कि अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसी पॉइंट पर तो वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो बेटा ये बात आप नोट कर लेना कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस भी होगा, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल होने के चांसेस भी उसके खत्म हो जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप आपने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, इनके ग्राफ्स और इनकी फंक्शनैलिटी के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।